गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो है अपने दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। देखो बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है। ये दर्पण सूत्र आपके दर्पण से संबंधित, प्रतिबिंब से संबंधित, बिंब से संबंधित एक अनुपात है। जैसे कोई बिंब की जो दूरी होती है ध्रुव से, उसे अपन बोलते हैं यूं, और जो इसको अपन नोट करते जाते हैं कि आपके जो प्रतिबिंब बिंब की जो दूरी होती है, ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है, ध्रुव से बिंब की दूरी जो होती है उसे अपन यूं से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे V से प्रदर्शित करते हैं, और लेंस की दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको अपन स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन चीजें आपको मैंने बताई कि ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है उसको यूं से प्रदर्शित किया जाता है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको V से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को f के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों के मध्य जो एक संबंध होता है उस संबंध को अपन एक सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं, और ये जो सूत्र होता है उसे ही अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात ध्रुव से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य के जो संबंध है उस संबंध को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उस सूत्र को ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूं कि ध्रुव से बिंब की दूरी, देखो बच्चों, बिंब वस्तु को बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि आप इसको यहां लिख सकते हो, बिंब या वस्तु एक ही चीज होते हैं। ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी कोमा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी, वह फोकस दूरी के मध्य संबंध को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। देखो बच्चों, ध्रुव से बिंब या वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी के मध्य जो एक रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उस संबंध को एक सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसे अपन दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके मध्य जो संबंध होता है उसको मैं लिख देता हूं 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। अर्थात प्रतिबिंब की, इनका जो व्युत्क्रम होता है किसका, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम का योग आपके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को ही दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इसी के बेस पे होंगे। अपन ने पीछे बात की थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, वो भी वहीं पे काम में आएगी। इसे दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब अपन आगे जो ये दर्पण सूत्र होता है, इस दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करके देखते हैं कि ये दर्पण सूत्र किस प्रकार से आता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति अपन करेंगे कि दर्पण सूत्र जो आया है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये किस प्रकार से आता है, इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में अपन यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अपन लिखते हैं दर्पण सूत्र
दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति। देख बच्चों, दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति अपन करते हैं तो पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे, एक रेखा चित्र बनाएंगे जिसके माध्यम से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा हो। तो ये देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले ये है आपके अवतल दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र C और ये इसकी मुख्य फोकस F है। ये वस्तु यहां पर रखी है, ये वस्तु यहां पर रखी है, मतलब ये वस्तु अनंत और C के मध्य रखी है। इसका जब प्रतिबिंब बनता है तो आपने देखा हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, इसका प्रतिबिंब बनेगा C और F के मध्य, क्योंकि ये अनंत और C के बीच में है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो आ रही है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाएगी। इसके बाद देखते हैं बच्चों अपन दूसरी प्रकाश किरण जो है वो मुख्य फोकस F से गुजरेगी। वो परावर्तन के बाद आपके कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों रेखाएं यहां मिल रही है तो यहां पे क्या होगा बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज आप पहले देख चुके हैं। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर गई है। दूसरी प्रकाश किरण ये मुख्य फोकस से जो आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। अब अपन इसको नामांकित कर देते हैं, इसको देते हैं अपन नाम O, ये है M, ये है L, ये अपने P, ये Q है, ये P है, ये जो बिंदु है ये P डैश और ये Q डैश है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ इसको नामांकित कर दिया है। अब अपन इस वस्तु और उसका प्रतिबिंब और ये मुख्य फोकस दूरी है, उसके आधार पे अपन दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। व्युत्पत्ति करने से पहले अपन क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, जिसको मैंने अभी आपको बताया है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वस्तु या बिंब की दूरी, जिसको प्रदर्शित करते हैं U से। ये बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है और ये F है, स्मॉल f, जिसे फोकस दूरी कहा जाता है। यह आपके ध्रुव से लेके ये मुख्य फोकस कहाँ तक, F तक की ये दूरी है। और ये जो है ये बिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं। यह आपके यहाँ से लेके M तक की ये दूरी है। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ये V यहाँ तक। चलो ठीक है बच्चों, अपन ने ये इस चीज को यहाँ पे अंकित कर लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले इस दर्पण के बारे में कि ये जो दर्पण है वो आपको यहाँ से तिरछा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन यदि हम इस दर्पण को बिल्कुल फ्लैट लें, सीधा लें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपकी ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज और एक ये और एक ये, अभी मैं इसको नामांकित भी कर दूंगा। तो ये त्रिभुज तब बनेगा जब ये सतह कैसी हो, सीधी हो, ये जो भुजा है इसकी ये सीधी हो। तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये एक सीधी जो लेंस है वो एक तरीके का सीधा लेंस है। यदि अधिक फोकस दूरी का अपन लेंस लेते हैं तो उस स्थिति में जो लेंस होता है वो आपके सामान्यतः ऐसे सीधा दिखता है, फ्लैट दिखता है, थोड़ा सा उसके अंदर घुमाव होता है। तो अधिक फोकस दूरी का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, वो सीधा दिखेगा, जिसकी फोकस दूरी कैसे होगी, अधिक होगी। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लेंस है वो एक सीधा है, ये भुजा भी सीधी है। इस स्थिति में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की अपन बात करते हैं तो अपन यहां लिखते हैं त्रिभुज OFM व त्रिभुज PF और Q, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे।
ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब ये जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इस स्थिति में अपन समरूपता का जब नियम लगाते हैं तो अपन अतः यहां पर त्रिभुजों की समरूपता का नियम लगाने पर, देखो बच्चों यहां पर अपन क्या करते हैं, त्रिभुजों की समरूपता का नियम लगाते हैं। त्रिभुजों की समरूपता का नियम यह होगा कि इन दोनों त्रिभुजों के जो भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, उन दोनों भुजाओं के अनुपात का मान बराबर होगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि OM अतः OM ये भुजा और ये भुजा PQ, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, वो अपन इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, तो वो जो अनुपात होगा वो इस भुजा और इस भुजा अर्थात PO FO और PF के बराबर होगा। अर्थात OF बटेवे PF, इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अब अपन यहां क्या करते हैं बच्चों, OF की वैल्यू अपने पास है, OF को अपन ने स्मॉल f से प्रदर्शित कर रखा है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्मॉल f, ये फोकस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए मैंने स्मॉल f यहां लिख दिया है। अब बात करते हैं अपन PF की। PF की दूरी अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास यहां से लेकर यहां तक की दूरी जिसे यूं बोलते हैं वो है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी है। अगर मैं इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दूंगा तो ये दूरी अपने पास आ जाएगी, इसलिए मैं यहां पर PF की वैल्यू लिख सकता हूं u माइनस f, क्योंकि u यहां से लेकर यहां तक की दूरी है और f यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, इसमें से ये घटा देंगे तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं u माइनस f। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको तो अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं और ये रख लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये वैल्यू ही इसी के बराबर होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ OM बटेवे PQ बराबर PF बटेवे U माइनस f। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखो ये OM है, ये OM बराबर है P डैश Q डैश के, क्योंकि ये दोनों क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए OM बराबर क्या होगा, P डैश Q डैश। मैं लिखता हूं यहाँ चूंकि OM बराबर है P डैश Q डैश। इसके बराबर होने का कारण बच्चों ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जा रही है ये दो समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, इसलिए OM बराबर होगी P डैश Q डैश के। तो यहाँ पे P डैश Q डैश बराबर हो गया OM बराबर के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे OM की जगह पर PQ लिख देता हूँ ऊपर वाले समीकरण में। ऊपर वाला जो समीकरण है इसमें OM की जगह पे P डैश Q डैश में लिख देता हूं, तो यहां मैं लिख देता हूं P डैश Q डैश बटेवे PQ। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ऊपर OM बराबर किसके है, P डैश Q डैश के, तो यहां पर ये हो रहा है F अपॉन U माइनस F। देखो बच्चों इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज है अपने बच्चों, एक त्रिभुज ये है, एक ये है, मैं नाम बोल देता हूं OLF, और त्रिभुज P डैश Q डैश और F। ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर इन त्रिभुजों पर भी त्रिभुजों के समरूपता का नियम लगेगा। तो मैं यहां नोट करता हूं, चूंकि त्रिभुज OLF व त्रिभुज
P डैश Q डैश समरूप त्रिभुज है, अतः यहां पर भी त्रिभुजों की समरूपता का नियम लगाने पर। देखो बच्चों यहाँ क्या करते हैं अपन, यहाँ पे भी अपन त्रिभुजों की समरूपता का नियम लागू करते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता का नियम अपन लागू करते हैं तो यहाँ दोनों भुजाएं, इसकी भुजा का अनुपात और इसकी नीचे वाली और दूसरी भुजा का अनुपात बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे होगा आपके OL बटे हुए P डैश Q डैश बराबर OF बटे हुए P डैश F, अर्थात इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपन बात करें तो OF की वैल्यू अपने पास है, P डैश और F की जो वैल्यू है वो अपने पास नहीं है, लेकिन अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मतलब P डैश से O की दूरी है, इसमें से OF की दूरी घटा देंगे तो P डैश F के बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने पास है, ये दूरी निकालनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी V है और इसमें से F घटा देंगे तो अपने पास ये दूरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि OF की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके स्मॉल f, और बच्चों यहाँ पे नीचे जो P डैश F की वैल्यू होगी वो होगी V माइनस स्मॉल f। अब देखो बच्चों ये समीकरण इसके बराबर है, इसलिए अपन यहाँ नीचे लिख लेते हैं OL बटे हुए P डैश Q डैश बराबर F बटे हुए V माइनस f। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो OL है वो बराबर है PQ के। अभी जैसे अपन ने नीचे देखा था, क्योंकि ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी hमेशा बराबर होती है, इसलिए OL बराबर क्या होगा, PQ। चूंकि OL बराबर PQ होगा, और इसका कारण मैंने आपको बताया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वो बीच की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होने के कारण ये OL बराबर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो OL है उसकी जगह PQ रख देता हूँ ऊपर वाले समीकरण में। तो यहाँ पर नोट करते हैं OL की जगह लिख देंगे PQ बटे हुए P डैश Q डैश, और ये हो गया F बटे हुए V माइनस F। देखो बच्चों इसकी तुलना यदि हम समीकरण 1 से करें तो यदि इसको व्युत्क्रम कर दे अपन तो समीकरण 1 के बराबर हो जाएगा। तो अपन इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं, इसको पहले दे देता है समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को व्युत्क्रम करने पर, इसको व्युत्क्रम कर देंगे अपन तो ये हो जाएगा आपके P डैश Q डैश बटे हुए PQ बराबर V माइनस F बटे हुए F। ये समीकरण आपके हैं 3। देखो बच्चों समीकरण 1 और 3 के अंदर आपको एक पक्ष बराबर दिख रहा है, इसलिए दूसरे वाला जो पक्ष है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन यहां लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 में, समीकरण 3 से 1 और 3 से अपन क्या करते हैं, एक पक्ष बराबर है इस दोनों समीकरणों का तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो अपन यहां लिख देते हैं F बटे हुए, यहां से F बटे हुए वैल्यू लिख देंगे U माइनस F बराबर हो जाएगा ये V माइनस F। देखो बच्चों इसको अपन क्या करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F स्क्वायर बटे हुए U माइनस F, और ये हो गया V माइनस F।
इसको क्या करते हैं अपन, जब आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा u से v, तो ये हो जाएगा uv, इधर हो जाएगा बच्चों uf, ये होगा बच्चों यहां f होगा ये माइनस वी एफ, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस एफ स्क्वायर। देखो बच्चों यदि हम इधर ये पक्षांतरण करें इसको एफ स्क्वायर को, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे 0 बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ आ जाएगा। इसको दे देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 4। देखो बच्चों समीकरण 4 में यदि अपन u, v और f का भाग देते हैं, समीकरण 4 में u, v, f का भाग देने पर, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो समीकरण है इसमें भाग देके देखो, यहाँ अपन देते हैं 0 बटे वे u, v, f बराबर u v f माइनस u f बटे वे u v f और v f बटे वे u v f। इसमें देखो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से u v से u v कैंसिल, f बच रहा है तो 1/f, इसमें ये u और f कैंसिल हो जाएगा, v बचेगा तो 1/v, और यहाँ पे v f कैंसिल हो जाएगा, u बचेगा। देखो बच्चों इसको अपन पक्षांतरण कर देते हैं तो ये आपके हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखो इसको पूरे पक्ष को इधर ले आएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो आपके ये नीचे आ रहा है सूत्र वो वही सूत्र है जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था दर्पण सूत्र। तो इस प्रकार से ये जो दर्पण सूत्र है उसकी व्युत्पत्ति की जाती है। एक बार इसको आप एक बार और देख लीजिए किस प्रकार से अपन इसकी दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है। अवतल दर्पण के द्वारा कोई सा भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि वस्तु को आप वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य ही रखें, लेकिन यहाँ पे अपन इसी हिसाब से बना रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम बना लिया अपन ने, जिसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की है किस प्रकार से ये बनाएंगे। उसके बाद अपन ये दो त्रिभुज लेंगे, पहले वाला ये और फिर ये जो त्रिभुज है PQF और दूसरा OMF, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। समरूपता का इस पे नियम लगाएंगे तो इनके जो भुजाओं के अनुपात होंगे वो बराबर होंगे, और इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो OM बटे हुए PQ बराबर होगा OF बटे हुए PF, और OF की वैल्यू यहाँ पे अपन नोट कर देंगे। देखो बच्चों OF की वैल्यू अपने पास F है तो अपन ने यहाँ लिख दी है OF की वैल्यू F। इसके बाद अपन क्या करेंगे, PF की वैल्यू अपने पास नहीं है लेकिन अपने पास PO की वैल्यू और OF की वैल्यू है, तो अपन इसमें से ये घटा के आप PF की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो U माइनस F यहाँ वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये OM बटे हुए PQ बराबर F बटे हुए U माइनस F हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें OM बराबर P डैश Q डैश के बराबर होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होंगी, और ये दोनों ही जो रेखाएं हैं ये दोनों क्या है, समांतर रेखाओं के बीच की ही दूरी है। इसलिए अपन क्या करेंगे, OM की जगह पे P डैश Q डैश को नोट कर देंगे। ये समीकरण अपने एक हो जाएगा। फिर अपन दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे OFL और त्रिभुज F P डैश Q डैश की। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इस पे भी समरूपता का नियम लगेगा, और जब समरूपता का नियम लगेगा तो इनकी भी जो दोनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो OL बटे हुए P डैश Q डैश बराबर OF बटे हुए P डैश F हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जैसे अपन ने पहले नोट की है वैसे OF की वैल्यू F और P डैश F की वैल्यू यहां से निकालेंगे अपन। डायरेक्ट अपने पास P डैश F की वैल्यू नहीं है तो अपने को क्या करना है, ये पूरी जो वैल्यू है उसमें से ये वैल्यू घटा देनी है। इस प्रकार से ये वैल्यू आएगी अपने F बटे हुए V माइनस F।
यहाँ पे भी OL बराबर PF PQ होगा, वही बात है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होने के कारण ऐसा होगा। अपन इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, OL की जगह पर क्या लिख देंगे, PQ लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करते हैं तो इसको व्युत्क्रम करने पर इसका एक पक्ष बराबर हो जाता है, इसीलिए अपन ने इसको यहाँ व्युत्क्रम किया है। इसको व्युत्क्रम कर देंगे, अब दोनों समीकरणों में एक पक्ष बराबर हो गया है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, आगे नोट कर देंगे और ये इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर आपके ये फाइनली जो सूत्र है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। चलो ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे की क्लास में अपन देखेंगे आगे का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।